समाज को बदलने के लिए काफी है या फिर जरूरत है जमीनी स्तर पर उतरकर जीवन की असली लड़ाई लड़ने की। कहा जाता है कि समाज को बदलने के लिए बड़े बड़े भाषण की नहीं बल्कि शिक्षा और संवेदनशीलता दोनों की आवश्यकता होती है। एक तरफ से अगर हम सोचे तो शिक्षा के मंदिर से निकलने वाली सोच और दूसरी ओर जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों के जीवन में बदलाव लाने का संघर्ष। नमस्कार, मैं हूं शिल्पा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स विद शिल्पा। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जिन्होंने पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और फिर उसी पहचान का इस्तेमाल करने के बाद वो जमीनी स्तर तक गई, लोगों से मुलाकात की, उनके दर्द को महसूस किया और फिर समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रसर हुई और उनके जीवन में बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अरविंदर कौर की, जो सेक्रेटरी हैं महिला विकास शिक्षण प्रशिक्षण समिति की, साथ ही एचओडी एमएड RGMMTTC की, और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जो समाज में हो रहे बदलाव को या फिर बदलाव लाने की एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही हैं ताकि समाज में जो निचले स्तर पर लोग जी रहे हैं उनके जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाए जा सके। साथ ही साथ ये शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग तो जगा ही रही हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल भी हैं साउथ पॉइंट कॉन्वेंट स्कूल की, तो इसके माध्यम से वो नई युवा पीढ़ी जो है उनको गढ़ने का, समाज को गढ़ने का काम भी कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका इंडिया टॉक्स विद शिल्पा में। थैंक यू शिल्पा, थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने कहा कि आप समाज को गढ़ने का काम कर रही हैं, आपने सिर्फ शिक्षा या जो भी ज्ञान आपने हासिल किया वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, उस ज्ञान को बांटने की कोशिश भी कर रही हैं। तो एक तरफ क्लासरूम और दूसरी तरफ असली जीवन का संघर्ष जो आप जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों की मदद करने की कोशिश करती हैं। वो सबसे पहला और सीधा सवाल आपसे ये करूंगी कि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, क्या वो वाकई आज जो छात्र निकल कर आ रहे हैं, जो कल हमारे देश का भविष्य बनेंगे, क्या उनको जीवन के लिए पूरी तरीके से तैयार करने के लिए पर्याप्त है? क्या इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली से आप संतुष्ट हैं? अगर एक शब्द में मैं इसका जवाब दूं तो ना है। आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कई तरह के सुधार करने की जरूरत है, पहली बात। और दूसरी बात, जब हम बात करते हैं रियलिटी की और जब हम बात करते हैं जानने की, ये दोनों ही चीजें जो प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। शिक्षा का मतलब होता है सच्चाई से अवगत कराना, और जब हम सच्चाई को समझते हैं तब फिर हमें पता चलता है कि हम एक इल्यूजन में जी रहे हैं। लेकिन हमारी शिक्षा अभी हमें कैसा बना रही है? हमें मेटेरियलिस्टिक बना रही है। शिक्षा जो वेदों में आप देखिएगा, वेदों में जो शिक्षा होती थी हमारे आज के वैदिक काल में, उस समय शिक्षा होती थी जब गुरुकुल में बच्चे जाते थे और उनको नेचर के साथ कनेक्ट किया जाता था और उनको ये बताया जाता था कि जीवन का मतलब मेटेरियलिस्टिक सुखों में नहीं है। वो आप जितना हासिल करोगे आपके ब्रेन का डोपामिन रिलीज होता रहेगा और इतना डोपामिन रिलीज होगा कि आप जीवन भर सिर्फ डोपामिन के पीछे भागते रहोगे, क्योंकि आपकी डिजायर तो कभी खत्म ही नहीं होगी। आपकी डिजायर कभी खत्म नहीं होगी। आप एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी, गाड़ी के बाद फिर हेलीकॉप्टर, और पता नहीं कहाँ कहाँ तक, कहाँ जाके रुकेगा इंसान, कहाँ जाके रुकेगा। और यही कारण है जो हमारा डोपामिन आज इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से सब कोई उसके शिकार बन रहे हैं। पर्यावरण उसका शिकार है, जानवर उसके शिकार हैं। आप देखिए हमारे समाज में आज भी आप क्लाइमेट चेंज को फेस करते हैं, आज भी जानवरों के साथ क्रूरता होती है। क्या यही शिक्षा का उद्देश्य था? हमारी शिक्षा हमें क्या सिखा रही है? हमारी शिक्षा क्या आज बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाने में सक्षम है? आज 5 साल हो गए हैं NEP 2020 को आए हुए, पूरी तरह से NEP 2020 लागू ही नहीं हो पाई पूरी तरह से, न कॉलेजेस में, न यूनिवर्सिटीज में, कहीं पर भी लागू नहीं हो पाई। शिक्षा के स्तर की अगर हम बात करते हैं शिल्पा, तो मुझे लगता है कि शिक्षा के स्तर में बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। बीइंग अ प्रिंसिपल, बीइंग एन HOD, आपको क्या लगता है कि आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कौन सी चुनौतियां देखती हैं आप जिसको ओवरकम करना बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए, हमारी जो शिक्षा के क्षेत्र की चुनौतियों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कई पीढ़ियों से चली आ रही चुनौतियां हैं। जैसे 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, ये एजुकेशन पॉलिसी, इससे पहले 1968 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो वो पॉलिसी में बहुत सारे डिफेक्ट थे। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी जी एजुकेशन की पॉलिसी लेकर के आए।
वो पॉलिसी आज भी थोड़ी बहुत करेक्शंस के साथ 1991-2 में उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ, वही पॉलिसी आज एजुकेशन में चलती आ रही है। और एनईपी 2020 लागू हुई, बात की गई इसकी 2020 में, कोविड आ गया, नहीं इम्प्लीमेंट हो पाई, लेकिन अब कोविड को गए हुए भी कई साल हो गए, पर आज भी ये एनईपी 2020 लागू नहीं हो पाई। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, जो मुझे ऐसा लगता है वो ये है कि शिक्षा इंसान को बाइस्ड बना रही है। बाइस्ड कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो सिर्फ साइंस ही पढ़ रहे हो, अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो सिर्फ कॉमर्स पढ़ रहे हो, आप आर्ट्स पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप आर्ट्स पढ़ रहे हो। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कहीं पर भी नहीं हो रही। और कहीं ना कहीं जो भी हम पढ़ाई की बात जब भी आप करें, जैसे आपने कहा कि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ एक दिशा में बढ़ रहे हैं, जो दिशा हमें कहते हैं ना कि किताबी ज्ञान बस मिल रहा है, और इस किताबी ज्ञान का कहीं भी, क्या आपको लगता है कि क्या बाकी हम असल जीवन में इसका उपयोग कर पाते हैं? क्योंकि बिल्कुल जो भी नहीं। चीजें हम पढ़ाई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ क्लासरूम तक सीमित है, हमारे मार्क्स तक सीमित है, हमें डिग्रीज मिल जाती है। ग्रेजुएशन तक की जो पढ़ाई है उनको तो आप यूटिलाइज कर ही नहीं पाते। एग्जैक्टली। आप जब ऊपर जाते हैं, मतलब आप जब मास्टर्स करते हैं या पीएचडी करते हैं, तब जाकर के आप रियल फील्ड में आते हैं या रियल रिसर्च वर्क थोड़ा बहुत कर पाते हैं। लेकिन ये जो ग्रेजुएशन तक के आपके 20-22 साल निकल गए, उनका क्या? एक बच्चे का जो रियल विकास होता है ना, ये 16-17 साल तक पूरी तरह से ब्रेन डेवलप कर जाता है। एक एजुकेटेड ब्रेन पूरी तरह से डेवलप कर जाता है। इस समय आपने एजुकेशन में बाइफर्केशन करके एजुकेशन को पूरी तरह से शिथिल बना दिया है। तो आपको नहीं लगता कि इसमें तुरंत सुधार करने की जरूरत है? क्योंकि हम देश का भविष्य गढ़ रहे हैं, एक तरीके से जो शिक्षक होते हैं वो देश का भविष्य गढ़ रहे होते हैं, पर अगर हम इस तरीके से देश का भविष्य गढ़ रहे हैं कि उनके पास और कोई नॉलेज है ही नहीं, बस विज्ञान अगर पढ़ रहे हैं तो विज्ञान की नॉलेज है, अगर कला के क्षेत्र में है तो सिर्फ कला का नॉलेज है, और जो रियल लाइफ है उससे उनको अवगत ही नहीं कराया जाता है। तो जब वो रियल लाइफ में जैसे इंटर करते हैं, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन उनको रियल लाइफ के जो भी सर्कमस्टांसेस है, कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस करते हैं, तो जैसे ही वो फेस करने पे आते हैं तो वो हताश हो जाते हैं और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन का कारण ये है कि हम शुरुआती दौर से उनको शिक्षित नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं उनको, किताबी एग्जाम का लोड है, ज्ञान दे नहीं रहे, एग्जाम का लोड दे रहे हैं कि आप ये पास करेंगे तब आप ऐसा कर पाएंगे, ये पास करेंगे तब आप ऐसा कर पाएंगे। एक्चुअल एजुकेशन को हम उनको दे ही नहीं रहे। कैसे सुधार किया जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो एनईपी 2020 आई थी ना, ये बहुत सारे सुधार वाले मानकों के साथ आई थी, क्योंकि इस पूरी पॉलिसी को मैंने पढ़ा है, एनईपी 2020 को, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो कुछ सुधार तो हम ऐसे ही देखेंगे। क्योंकि एनईपी 2020 ये कहती है कि स्टूडेंट्स के लिए बाइफर्केशन नहीं है, वो कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, कहीं पर भी पढ़ सकता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, और इसी की जरूरत है आज हमें। हमारा एनईपी 2020 ये भी कहता है कि बच्चा जो है वो फिलॉसफी के साथ साइंस को भी पढ़ सकता है, कनेक्ट कर सकता है फिलॉसफी को साइंस के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ, योगा के साथ, हेल्थ के साथ, और इसी होलिस्टिक डेवलपमेंट की जरूरत है आज स्टूडेंट्स को। तो मुझे लगता है कि पहले तो एनईपी 2020 को पूरी तरह से पूरे देश में लागू कर देना चाहिए, उसके बाद फिर हमें समझ में आएगा कि अब और कहाँ कमियां रह जा रही हैं। क्योंकि उसके बाद भी कुछ ना कुछ कमियां तो निकल के आएंगी ही, क्योंकि अभी भी हमारी जो एजुकेशन का पाठ्यक्रम है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फॉल्टी है, क्योंकि हम पुराने ही चीजों को अभी लेकर पुराने ढर्रे पे बस चलते जा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले एनईपी 2020 को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए, उसके बाद हम विचार और मंथन करेंगे कि अब कहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है, क्योंकि समय है एआई का। एआई का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। पहले बच्चों को कैलकुलेशन हाथ से सिखाई जाती थी, मुंह से पहाड़ा पढ़ाया जाता था, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। आज उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, अब एआई आ गया है। तो एआई आ गया तो इसका मतलब अब आपको लेटर ड्राफ्ट करना सिखाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, स्टोरी टेलिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। एक्चुअल अब रियल लाइफ को फेस करने की जरूरत है, मेंटल हेल्थ के बारे में जानने की जरूरत है, बच्चे को फिजिकल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट की जरूरत है। तो एआई के आने के बाद अगर ये सारी चीजों को हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी हम एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम का ढांचा खड़ा कर पाएंगे। आप एआई की जो भी बातें अभी कह रही हैं कि एआई आने से हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी या डेटा तैयार नहीं करना, कुछ भी करना है तो हम एक प्रॉम्प्ट डालते हैं, एक स्टेटमेंट डालते हैं, एआई उसको करके आपको दे देती है। पर क्या आप मानती हैं कि बच्चों के रियल विकास में कहीं ना कहीं एआई बहुत बड़ा बाधक है? क्योंकि अगर हम शुरुआती दौर से एआई के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन वैसे डेवलप नहीं कर पा रहा है जैसा करना चाहिए।
ये बात सही है कि एआई बहुत सारी चीजों को ऑटोमेटेड मोड पे ले जाता है, और ऑटोमेटेड जब मोड पे ले जाता है, हमारे लिए ये चीजें एक्सेप्टेबल और आसान इसलिए हैं क्योंकि हम 80s 90s के लोग हैं और हमने उन सारी चीजों को करते हुए आए हैं, हमने सीखा है। लेकिन अभी के जो बच्चे अगर सीखेंगे ही नहीं तो उनको समझ में नहीं आएगा कि एआई जो डेटा जनरेट कर रहा है वो कैसे जनरेट कर रहा है। बाद में वो एआई पे इतना ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे कि अगर कल को एआई नहीं होता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट ही हो जाता है तो वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये मानती हूँ कि बेसिक एजुकेशन बहुत जरूरी है, बेसिक चीजें बहुत जरूरी है, लेकिन वर्क को जल्दी यूज काम करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि आसान बनाने के लिए, आप एआई को यूज कीजिए एक फैसिलिटेटर के रूप में, लेकिन ऐसे मत यूज कीजिए कि पूरा सारा कुछ आप एआई पे ही डिपेंड हो जाए। ऐसा नहीं। बिल्कुल, विज्ञान का शुरू से यही रहा है। हम जब भी विज्ञान की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि विज्ञान एक ऐसी चीज है जिसपे पूरी तरीके से डिपेंड अगर आप हो गए तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए हानिकारक भी साबित होता है। हम उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को अगर देखते हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी देखना, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मैं ये फील करती हूँ कि पेरेंट्स को भी इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को हमने भी यूज किया है कैलकुलेटर, पर बहुत दिनों बाद स्कूल्स में हमारे पास कैलकुलेटर्स नहीं थे, हमारे पास फोन नहीं थे, क्योंकि उस वक्त ये सारी चीजें उतनी, कैलकुलेटर्स तो थे पर फोन उतने अवेलेबल नहीं होते थे, कि फोन हैंडी नहीं था, हर किसी के हाथ में नहीं होता था, पर आज बच्चों के हाथ में है। तो क्या आप ये मानती हैं कि जो पेरेंट्स हैं या जो गार्जियंस हैं जो भी हैं, उनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चों को इन चीजों से शुरुआती दौर में तो बहुत दूर रखें, ताकि उनका डेवलप एटलीस्ट मैच्योर हो पाए, डेवलप कर पाए उस तरीके से जैसे डेवलप होना चाहिए? देखिए, अभी अगर आप रियल फील्ड में जाएंगी ना तो आप देखेंगे कि मदर और फादर दोनों ही वर्किंग है, और ऐसे में क्या होता है कि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन रियल फील्ड में वो जहाँ ग्राउंड पे जब आते हैं तो ये चीजें नहीं हो पाती हैं। बच्चों के आप देखिएगा, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फोन है, बच्चा फोन देख रहा है तभी खाना खा रहा है, बच्चा फोन देख रहा है तभी कहीं जा रहा है, कुछ भी कर रहा है उसके हाथ में फोन है। और पेरेंट्स के लिए मजबूरी ये भी हो जाती है कि वो कहीं बाहर है तो फोन एक सुविधाजनक इक्विपमेंट बन जाता है उनसे कनेक्ट होने के लिए। तो इसीलिए आप जिस समय में है, इस समय में बच्चों को आप फोन से दूर नहीं रख सकते। क्या सलूशन है? इसका सलूशन ये है कि आप बच्चों को फोन के प्रॉस एंड कॉन्स, इन दोनों चीजों के बारे में बच्चों को बचपन से ही पढ़ाइए, उनके माइंड को सेट कीजिए। जैसे अभी हमारी समिति ने कई स्कूलों में मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग करवाई है। ये टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर बच्चों के अल्फा वेव्स को इंक्रीज किया जाता है। माइंड में, हमारा माइंड जब बहुत शांत अवस्था में होता है तो उसके अंदर अल्फा वेव्स जनरेट होते हैं। ये अल्फा वेव्स के समय बच्चा काफी संयम रहता है, उसे हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिक्वेंसेस पता चलते हैं। तो अगर आप बचपन से ही बच्चों को उस तरह के एजुकेट करते हैं, सारी बात एजुकेशन की है। अगर बच्चा एजुकेटेड होगा तो वो फोन के क्या प्लस चीजें हैं, क्या माइनस चीजें हैं उसको समझेगा, गलत चीजों के प्रति आगे नहीं बढ़ेगा और अच्छी चीजों के को अपने साथ लेके आगे बढ़ेगा। तो आज के जमाने में हम सोचे कि हम बच्चों को फोन से दूर रख लें या हम बच्चों को इंटरनेट से दूर रख लें, वो कहीं जाएगा, उसको फोन मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, वो ट्रेन में जाएगा, वाईफाई मिलेगा उसको। तो स्कूल्स में भी इंटरनेट और फोन के बिना काम नहीं। बिल्कुल, व्हाट्सएप पे टीचर्स के नोटिस भी व्हाट्सएप पे आते हैं, बिल्कुल टेलीग्राम व्हाट्सएप पे आते हैं, फेसबुक पे स्कूल्स के सारे एक्टिविटीज दिखती है। आप बच्चों को कैसे दूर रखिएगा? तो आप उनके स्कूल वाले कहेंगे कि फेसबुक पे देखिए आपकी एक्टिविटी आ रही है, आपकी वीडियो आ रही है, तो आप कैसे दूर रख पाइएगा? बच्चा छोटा है तो भी कैसे दूर रख पाएगा? अगर एलकेजी यूकेजी के बच्चे हैं, उनके यहाँ पर भी जब एक्टिविटीज होती है तो टीचर्स वीडियो बना करके फोन पे डाल देते हैं, तो कैसे दूर रख सकते हैं? दूर नहीं रख सकते हैं। इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग आती है जो पेरेंट्स को भी करनी चाहिए कि बच्चों के हम अल्फा वेव्स को कैसे एक्टिवेट करें, उनको कैसे संयमित बनाएं और उनको सही गलत के बीच में फर्क करना सिखाएं। क्योंकि अगर आप बचपन से ही बच्चों को सही गलत का फर्क करना सिखा देंगे तो बड़े होकर के ये परेशानी आएगी ही नहीं। हम ये परेशानी इसलिए फेस कर रहे हैं कि हमने अपने जीवन के उस दौरान, जब फोन था ही नहीं, तो हमने इस तरह की चीजों, ऐसे चैलेंजेस नहीं थे। उस समय के चैलेंजेस कुछ और थे, आज के चैलेंजेस कुछ और हैं। तो आज के जमाने के जो चैलेंजेस हैं उसको हमें उस हिसाब से ही डील करना होगा, संयम के साथ। फोन से दूरी कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि जो सिस्टम है आज का जो सिस्टम है उसने कहीं ना कहीं युवाओं को भटका दिया है? बिल्कुल, मैं मानती हूँ।
इसके दो वजह है। देखिए, युवा जो है वो सोशल मीडिया से कनेक्ट होते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, रील्स है, अभी तो एआई आ गया, एआई से कई तरह के वीडियोस बनाते हैं, वहां से उनको कई बार इनकम भी होती है, फेसबुक इनकम दे रहा है, इंस्टाग्राम से इनकम हो रही है। तो वो क्या है, उनकी पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो गई है, वो रियल लाइफ से अनटच्ड हो गए हैं और आज भी वो जिंदगी को सोशल मीडिया को लेकर के ही कनेक्ट करते हैं। फेसबुक पे लाइक नहीं आए तो डिप्रेशन हो जाएगा, इंस्टाग्राम पे लाइक नहीं आए तो डिप्रेशन हो जाएगा। अब वो सबको कहते चलते हैं हमारे लाइक करो, हमें शेयर करो, कमेंट करो। तो आप देखिएगा ये ट्रेंड चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हम इससे दूर तो नहीं जा सकते, लेकिन एक लाइफ ऐसी जरूर अपने आज की पीढ़ी को दे सकते हैं या उनको बता सकते हैं कि नेचर से कनेक्ट होने में भी एक सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल है जो आपके ब्रेन में डेवलप होता है, वो आपकी वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। बहुत एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मनुष्य का जब इवॉल्वमेंट हो रहा था, जब मनुष्य इवॉल्व हो रहा था, बंदर से जब मनुष्य बनने की श्रेणी में जब हम आ रहे थे, तो उस समय हमारे ब्रेन में दो केमिकल्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे, एक तो डोपामिन और दूसरा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जो हमें बहुत प्लेजेंट फील कराता है, हमें ये फील कराता है कि हम अच्छे हैं, वेल बीइंग फील कराता है हमें। तो अगर आप उसको नेचर के साथ कनेक्ट कराते हैं, डेली एरोबिक्स कोई फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं, जुम्बा कराते हैं, या फिर उसको बोलते हैं कि योगा करो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो, इस तरह की एक्टिविटी जब होती है तो उससे उसको कई बेनिफिट्स मिलते हैं। दिमाग में भी बेनिफिट होता है, मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, थोड़ा सा हम फोन से डिस्कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज में भी जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो मुझे लगता है कि यही हम दुनिया जीत लेंगे। यही सही है। सिस्टम से युवाओं के भटकने की बात को आप स्वीकार करती हैं। जी, यहाँ से बिल्कुल। एक सवाल मेरा और रेज हो रहा है कि अभी बहुत चर्चा में एक नाम आपने सुना है, कॉकरोच जनता पार्टी का। तो ये जो पार्टी है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जानना चाहूंगी तो क्या लगता है कि ये सिर्फ एक मजाक है या फिर वाकई इसका कोई गंभीर सामाजिक संकेत की तरफ इशारा भी है? ऐसा मुझे नहीं लगता। जिस तरह से आपने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सोशल मीडिया से सुना है, मैंने भी सोशल मीडिया से सुना है। सबने सोशल मीडिया से सुना है। रियल ग्राउंड पे मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं इस बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी कर नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि सोशल मीडिया में इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं इसलिए आती रहेंगी क्योंकि हमेशा लोगों को एक नया टेस्ट चाहिए होता है, कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, कुछ ना कुछ एक टाइम पीरियड के बाद। ये भी कहना है ना कि कुछ आम लोग हैं जिनका ये कहना है कि ये आम जनता से कनेक्ट करने वाली पार्टी है, जो आम जनता पार्टी सोशल मीडिया से रेज हुई। हाँ, आम आदमी पार्टी, एक आम आदमी पार्टी भी थी, तो आम आदमी वहीं से आया है ये सब कुछ। और अगर वहां से आया है तो भी कितना फ्रूटफुल होगा आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पार्टी से नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आज के जो सो कॉल्ड जेनजीज हैं, वो एक कोई स्टेटमेंट आता है या कोई भी एक ऐसी चीज आती है सोशल मीडिया पे और उस पे हम बिना उसके कुछ भी सोचे कि उसका बैकग्राउंड क्या है या इसका आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या इसकी रियलिटी क्या है, हमने उसको जानने की जरूरत नहीं समझी। एक स्टेटमेंट आया जिससे हमको लगा कि नहीं, ये तो मेरे से थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऐसे रेज कर रहे हैं या ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो उससे आपने रिलेट किया और आपने फटाफट से 2 से 3 दिनों में उसके फॉलोअर्स मिलियंस में कर दिए। कितना सही मानती हैं? देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि इस तरह की आने वाला भविष्य हमारा जेन जी है। बिल्कुल जेन जी हमारा भविष्य है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो जेन जी है ना, इसको बहुत ज्यादा ट्रेंड करने की जरूरत है। इनके अंदर अभी मेच्योरिटी उस लेवल पे आई नहीं है जो मेच्योरिटी सच में इन चीजों को जानने के लिए जरूरी है। तो अभी जेन जी के पास वो मेच्योरिटी नहीं है कि वो चीजों को समझ सके, वो सिर्फ रिलेटेबल चीजों को ही समझ रहे हैं। तो रिलेटेबल चीजों को समझने पे बाद में वो कहेंगे हाँ ये क्या हो गया। तो ये चीजों को बहुत गहराई से समझने के लिए फिर से मैं आती हूँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी फॉल्टी है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम, मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर एजुकेशन रियलिटी से आपको इंट्रोड्यूस कराता है तो वो एजुकेशन है। अगर एजुकेशन आपको मैच्योर बनाता है, आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, तो वो एजुकेशन है। आपके अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन भर देता है, डेटा भर देता है, तो वो एजुकेशन नहीं है। क्या आप ये मानती हैं कि आज का एजुकेशन सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं आप आज के जो युवा हैं उनको ये समझ देने के लिए सक्षम नहीं है कि वाकई बेसिक या रियल मुद्दे क्या है?
बिल्कुल। इस तरीके के जो मुद्दे हैं उनको नहीं, समझने की मुझे real ऐसा education लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं बिल्कुल किसी के पॉइंट ऑफ पल्ले व्यू नहीं अपनी लगता। अपनी बात हाँ, कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बेरोजगारी का मुद्दा लोग उठाते हैं और उसको बहुत हाई फाई तरीके से प्रिटेंड किया जाता है, लेकिन आज भी जब आप किसी को नौकरी पे रखने की बात करते हैं तो जब वो नौकरी करने आता है तो उसके कई तरह के कंडीशंस होते हैं, एजम्पशंस लेके चलता है कि नौकरी का मतलब एक चेयर मिल जाएगी, एसी का कमरा मिल जाएगा, ऑफिस मिल जाएगा, यही मुझे नौकरी चाहिए। स्ट्रगल कोई नहीं करना चाहता है और उसका कारण मैंने आपको बताया ना, एजुकेशन सिस्टम ही है। एजुकेशन ने आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीजें डाल दी हैं, इस तरह से आपके दिमाग को ट्रेंड कर दिया है कि पैसे कमाने का मतलब है कंफर्ट जोन में जाइए और पैसे कमाइए। कभी भी आप कंफर्ट जोन में जाकर के रियल चीजों को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो सच में ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बदलाव की जरूरत है, वो बदलाव आप सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट जोन में जाकर के नहीं कर सकते हैं। आज भी अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, अगर आप कहते हैं कि बेरोजगारी है आप और एंटरप्रेन्योर हैं आप, तो आपको नहीं लगता है कि आप सक्सेसफुल होंगे? 100% आप सक्सेसफुल होंगे। तो मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आज हम युवाओं को सही एजुकेशन दें। जिस दिन सही एजुकेशन मिल जाएगी ना, ये सारे छोटे छोटे मुद्दे अपने आप ही स्वतः खत्म। क्योंकि आप महिला विकास शिक्षण प्रशिक्षण समिति से भी जुड़ी हुई हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि महिलाओं को जब आप देखती हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या दिखती है आज के परिवेश को देखते हुए, और अगर कुछ बेनिफिट है उनके लिए तो क्या बेनिफिट देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है समाज का माइंडसेट। हमारा माइंडसेट चेंज ही नहीं हो पा रहा है। आज भी महिलाएं बाहर तो निकल गई, स्वतंत्र अपने आप को कहती हैं, बाहर तो निकल गई, लेकिन घर आके फिर वही काम कर रही हैं। अगर कुछ भी है तो महिलाओं की जिम्मेदारी है। अगर एक बेबी है या एक दो बच्चे हैं घर पे तो वो महिलाओं की जिम्मेदारी है। पुरुष आज भी उस जिम्मेदारी को नहीं अपनाते हैं, या यूं मान लीजिए कि वो अपने आप को सिर्फ ये समझते हैं कि वो महिलाओं को फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो उसमें अपनी जिम्मेदारी तो समझते ही नहीं है। तो एक जो पुराना माइंडसेट चला आ रहा है, उस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। कैसे बदलाव आप सोच रही हैं, कैसे आएगा देखिए, ये बदलाव? बदलाव समय के साथ ही आएगा, तुरंत आना तो संभव नहीं है, क्योंकि आप पीढ़ियों से जो एक माइंडसेट बना हुआ है उसको बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अभी जिस दौर से मुझे लगता है कि हम लोग निकल रहे हैं, हमारे बच्चे और उनके बच्चों तक ये काफी हद तक बदलाव आ जाएगा, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि अब जो हमारे बच्चे हैं ये इन चीजों को देखेंगे और अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। उनके जो बच्चे होंगे वो मुझे लगता है और ज्यादा ही बदलाव ले आएंगे। तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति बेहतर हो रही है। अभी भी जरूरत है, क्योंकि अभी भी कई जगहों पे महिलाओं की स्थिति बद और बदतर है, लेकिन फिर भी अगर मैं औसतन देखूं तो मैं मानती हूँ कि 60% वुमेन जो है, चाहे वो गांव की हो, हाँ, चाहे गांव की हो या शहर की हो, वो अब अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की राह पे चल चुकी हैं। और ये समाज उस चीज को चूंकि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो आप देखिएगा अभी डाइवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सेपरेशन के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ये एक दौर है, मुझे लगता है ये एक दौर है, और जब ये दौर अपने समय, हाँ, ये जैसे ही दौर पूरा हो जाएगा तो फिर लोग समझ पाएंगे कि बंधन का मतलब क्या होता है, शादी का मतलब क्या होता है। अभी जो शादियां टूट रही हैं, मुझे लगता है ज्यादातर शादियां इसलिए टूटती हैं जहां पे दोनों लोग एक संयम बना के नहीं चल पा रहे, या एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम हो रही है दोनों में। क्योंकि जब लड़कियां बाहर जा रही हैं, अपना काम कर रही हैं, तो कई ससुराल वाले या पति वो एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, या माइंडसेट मिल नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। कन्फ्लिक्ट्स क्यों आ रहे हैं? कि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। कॉन्फ्लिक्ट्स की बात जब आप कर रही हैं तो अभी हाल फिलहाल में हम बहुत सारे केसेस देख रहे हैं। ट्विशा शर्मा का केस अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। ये केस में अगर हम ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं करियर ही बीच में था, करियर ही था। क्योंकि लड़की मॉडल है, उसको अपना करियर सेट करना है, जिस चीज को उसके इन-लॉज अलाउ, और वो काफी एजुकेटेड और वेल क्वालिफाइड फैमिली, स्टिल वो इस चीज को नहीं। मैंने आपको बताया कि ये दौर है, जिस दौर पे लड़कियों का स्ट्रगल होगा वो इसलिए होगा क्योंकि हम उन परंपराओं को तोड़ रहे हैं, उन बेड़ियों को तोड़ रहे हैं जो बहुत मजबूती से जिन्होंने हमें जकड़ रखा है। तो जब बेड़ियां टूटती हैं तो आवाज भी होती है और दर्द भी होता है। तो ये बेड़ियां अब टूटने के क्रम में है, ये बेड़ियां टूटेंगी। और मुझे लगता है कि इस युग के बाद, या इस जनरेशन के बाद की जो जनरेशन है वो इन चीजों को समझेगी
और लोगों का माइंडसेट चेंज होगा और धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति सुधरनी चाहिए, ऐसा मेरा इस मानना है। वक्त आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, क्योंकि कोई भी समाज ये तो नहीं चाहता कि समाज में रहने वाले लोग अगर एक फैमिली है तो वो अलग हो जाए, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगी अगर शादीशुदा है, कपल है, तो दोनों को क्या सजेस्ट करें? क्योंकि अगर लड़की भी करियर सोच रही है, गलत नहीं सोच रही है, और लड़का अगर ये सोच रहा है कि भाई फैमिली संभालो, वो भी गलत नहीं है, तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे एडजस्ट किया देखिए, जाए? मेरा ये मानना है कि आज का जो समय है वहां पर जैसे अब हम लोग ही हैं, हम लोग अब समझ चुके हैं कि हमें एक परिवार के साथ आगे बढ़ना है और हम कहीं ना कहीं ये माइंडसेट करके चलते हैं कि हमारे बच्चों का अपना परिवार होगा, उनकी अपना करियर होगा और वो अपने जीवन को अपने तरीके से जिएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे माँ बाप से अलग रहे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जहाँ संभव है वहां माँ बाप और बच्चे साथ में रहें, मिलजुल कर रहें, लेकिन जहां संभव नहीं है वहां प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, अगर बच्चे काम कर रहे हैं कहीं और हैं और मदर फादर कहीं और रहकर अपने आप को कंफर्ट फील कर रहे हैं, तो आपस में मिलते जुलते रहें और अपने अपने करियर को परस्यू करें, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप किसी के करियर को कॉम्प्रोमाइज करके, हर इंसान के जीवन का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई मोटिव होता है। मोटिव ये तो नहीं है कि हम घर में बैठ जाएं, मोटिव ये होता है कि हम जीवन में समाज के लिए कुछ अचीव करें। तो वहां पे अगर कभी कभी थोड़ी दूरियां आती हैं तो मेरी नजर में वो गलत नहीं है, लेकिन कनेक्शन होना चाहिए। अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो कॉल्स का जमाना है, अभी तो आप इजीली कनेक्ट रह सकते हैं और रहते भी हैं। पेरेंट्स, बच्चे दूर हैं, पेरेंट्स उनके साथ कनेक्ट होकर के रहते हैं, उनको हर तरह की फैसिलिटी भी बच्चे कई दूर से भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समाज में अगर माइंडसेट अगर बदल जाता है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। और साथ रहना, दूर रहना, वो मेंटली कनेक्ट होता है। आप साथ रहकर रोज झगड़ा कीजिए, ऐसा साथ रहने का क्या फायदा। आप दूर हैं और अपने माँ बाप के लिए हमेशा चिंता कर रहे हैं, उन्होंने खाया नहीं खाया, पिया नहीं पिया, उनके लिए कुछ भेज रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, उनको एक अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है अगर बच्चे दूर भी हैं तो। आप संस्कारों से कितना परिपूर्ण है, आप अपने माँ बाप से दिल से कितना जुड़े हुए हैं, क्या ये महत्व नहीं रखता? आप माँ बाप के साथ रहिए और बहू अपने करियर को छोड़ दे और वो अंदर से फ्रस्ट्रेट रहे, क्या फायदा? अगर वो खुद खुश नहीं तो वो खुद औरों को खुश नहीं है नहीं तो रख दूसरों को कैसे खुश रखे? सही है। तो इसीलिए अब जो समय है, अब मुझे लगता है कि जब लोग बात करते हैं सेल्फ लव की, तो वो जरूरी भी है। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर अपने आप से प्यार नहीं करते हैं तो आप दूसरों से प्यार नहीं कर सकते। एक्चुअली हुआ ये है कि ये जो पुराने इतने सालों से या सदियों से, हम कहें दशकों से ये चीजें दर्शकों चली आ रही मैं वही कह रही और वो चली आ रही है, तो लड़कियां भी कहीं ना कहीं ये माइंडसेट लेके चलती थी हाँ। कि शादी के बाद हमें सिर्फ फैमिली संभालना है। और अब क्योंकि वो एजुकेटेड हो रही हैं, उनको ये सिखाया जा रहा है कि भाई तुम्हारी अपनी भी लाइफ है, अपनी अपने बारे में आइडेंटिटी भी है। सोचना जरूरी है, अपना बिल्कुल पहचान बनाओ। बिल्कुल। और इसमें हम ये तो नहीं कहेंगे कि पूरी तरीके से युवा साथ नहीं, जो आज के जो यूथ है जिनकी शादी, बहुत सारे सपोर्टिव हस्बैंड्स भी हैं, बहुत सारे बिल्कुल सपोर्टिव फैमिलीज भी हैं बिल्कुल है, जो बिल्कुल सपोर्ट करती हैं कि करती आप हैं, आगे करती बढ़ें, हैं। आप अच्छा करें। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस हर जगह हर होते हैं, जगह है। पर इस स्ट्रगल की फेस को लड़कियों को थोड़ा ज्यादा हाँ, फेस ज्यादा करना पड़ उनके रहा है, लिए। और उनको फेस और मुझे लगता है ना कि और 5-7 सालों में या 10 सालों में चेंजेस काफी हद तक चेंज हो जाएगा, काफी हद तक चेंज होगा। क्योंकि अभी भी आप देखिएगा कई जगहों पे आपको ये चेंज दिखता है। ठीक है, हर जगह पे नहीं है, लेकिन कई जगहों पे ये चेंज दिखता है कि लोग लड़कियों को फ्रीडम दे रहे हैं और लड़कियां अपने करियर को आगे बढ़ा रही हैं। कई ऐसे हस्बैंड्स हैं जो अपने वाइफ को कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, और कई ऐसे इन लॉज भी हैं जो चाहते हैं कि उनकी बहुएं आगे बढ़ें। बहुत रेयर केसेस ही ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर क्वालिफाइड है फैमिली और फिर भी वो नहीं चाहती या कंजर्वेटिव सोच रखते हैं। नहीं तो अगर जैसे आप अगर ऑलरेडी करियर फोकस्ड हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, तो आपके जो बच्चे होंगे, उनकी जो वाइफ्स आएंगी, तो कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि भाई तू अपना करियर परस्यू कर, क्यों अपने आप को बांध देना है। या मैंने वही कहा कि इस जनरेशन के बाद हमारी जनरेशन जो हमें देख रही है वो बिल्कुल वही सीखेगी और आगे परस्यू करेगी। अब उनकी जनरेशन फिर और एडवांस हो जाएगी। तो आई थिंक कि हम उस चेंज के दौर में है, और ये तो हमारे लिए स्ट्रगलिंग पीरियड है। अच्छी खुशी की खबर है कि हम उस दौर में हैं जहाँ से कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति थोड़ी और बेहतर हो रही है, अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो रही है। क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं, जगह जगह जाती हैं, शिक्षिका भी हैं, साथ ही साथ महिला विकास शिक्षण प्रशिक्षण समिति की भी सेक्रेटरी हैं। तो इसके दौरान आपको बहुत सारे ऐसी जगहों से या बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात
होती होगी जहाँ पे आप महिलाओं की बद से बदतर स्थिति भी देखती होंगी और अच्छी से अच्छी स्थिति भी देखी होगी। क्या ऐसा कभी कोई पल रहा जिसको देखने के बाद आप वाकई बेहद भावुक हुई और आपको ये लगा कि नहीं, इस चीज को बदलने की जरूरत मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाएं आज भी ये सोचती हैं ना कि पति का खाना बनाना या बच्चों को संभालना ये मेरी ही जिम्मेदारी है, ये सोच खुद पहले महिलाओं को अपने अंदर बदलनी पड़ेगी। है? क्योंकि हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से प्रकृति ने डेवलप किया है कि हम बेबी बॉर्न करने होने के बाद हम चाहते हैं कि बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाए या वो स्कूल पास कर ले, कॉलेज पास कर ले, क्योंकि माओ के लिए बच्चे तो बड़े होंगे ही नहीं है। वो उसको अपने आंचल से बांध के रखती है और उसको समाज में ऐसा प्रोजेक्ट भी किया जाता है कि माँ की ममता महान होती है। और इसको महिलाओं ने इस तरीके से अडॉप्ट कर लिया है कि मैं अगर माँ बन गई हूँ तो अपने बच्चे के लिए करियर भी छोड़ दूंगी, तो वो एक सैक्रिफाइस है और वो बहुत महान सैक्रिफाइस है। तो ये महानता वाली सोच से बदलिए, आप अपने आप को बदलिए, क्योंकि आप देखिएगा उसी समाज में ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपने बच्चे को गोद में उठा कर के काम करती हैं। हाल फिलहाल में ही था। और हम अगर अपने इतिहास को देखें तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बच्चे को गोद में उठा करके युद्ध लड़ा था। तो मेरा ये कहना है कि महिलाएं अगर ये सोचती हैं, मैंने 2-3 महिलाओं को देखा जो बड़े प्राउडली कहती हैं कि मैंने अपने बच्चों के लिए अपना करियर छोड़ दिया और मैं उसमें बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चे को रेज अप कर रही हूँ। वो बड़ा होगा, मेरा बच्चे का बड़ा करना ही मेरे लाइफ का गोल है। मैं मानती हूँ कि ये अब बच्चा तो बड़ा हो ही जाएगा, अब नहीं भी होंगी तो भी वो हो जाएगा। हो सकता है उसमें कुछ कमी हो या कुछ ज्यादा हो, ये अलग चीज है, लेकिन आपका क्या, आप अपनी आइडेंटिटी के बारे में क्यों भूल जाती हैं? आप बच्चों को बड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी अपनी लाइफ होगी, कल को उनका अपना करियर इस्टेब्लिश होगा, लेकिन आप तो वही की वही रह जाएंगी। उसके बाद तो बच्चा भी कहेगा कि माँ तूने जीवन में किया क्या, मैं तुझसे क्या सीखूं, मैं तुझसे खाना बनाना सीखूं, तुमने मुझे मेरे लिए क्या किया है। तो अब करते हैं, अभी पुराने जमाने के आज भी बच्चे करते हैं, अपने माँ बाप को कहते हैं कि आपने किया क्या, करके दिखाइए, करके दिखाइए कि मैं बच्चे को भी पाल सकती हूँ। जब तक कि बच्चा अब खुद चलने लायक नहीं हो जाता, मैं बच्चे को भी पाल सकती हूँ और साथ साथ में मैं अपने करियर को भी बढ़ा सकती हूँ। तो जो भी महिलाएं बच्चे होने के बाद अपना करियर छोड़ देती हैं, उनसे मेरा एक विनम्र निवेदन है आपके शो के जरिए कि बच्चे होने के बाद अपने करियर को ना छोड़ें, क्योंकि ये आपका करियर आपके जीवन की पहचान है। बच्चा तो बड़ा होगा ही होगा और वो आपसे इंस्पायर होगा, वो आपसे इंस्पिरेशन लेगा कि मेरी माँ ने किस तरीके से करियर को भी इम्पोर्टेंस दिया है और मुझे रेस भी किया है। अगर बनना है तो इंस्पिरेशन बनिए अपने बच्चों के लिए। बनना है तो इंस्पिरेशन बनिए। क्यों ये एक दुख लेके कि हमने अपना करियर भी सैक्रिफाइस किया और बड़ा होके बच्चा वही बोल रहा है कि आपने किया। तो यहाँ तो दोनों ही बातों से आपका ही नुकसान है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ, मैंने कई महिलाओं को देखा अपने सोशल वर्क के दौरान भी कि महिलाएं अपना करियर छोड़ देती हैं अपने बच्चे के लिए। बच्चा होने वाला है, हो गया है, बच्चा छोटा है, बच्चा 2-4-5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, तो भी महिलाएं अपने करियर को छोड़ देती हैं। ये तो बात हुई शहर की महिलाओं की, क्योंकि करियर ओरिएंटेड कहीं ना कहीं शहरी महिलाएं होती हैं। लेकिन अगर ग्रामीण महिलाओं की बात करें तो क्या डिफरेंसेस देखती हैं आप? उनको किस तरीके की चुनौतियां का सामना करना पड़ता है या उनमें किस तरीके के बदलाव लाने की जरूरत है? ग्रामीण और शहरी जो महिलाएं हैं, क्या डिफरेंस? देखिए, ग्रामीण महिलाओं में मैंने देखा कि एजुकेशन की कमी है। मैंने ये देखा कि महिलाएं कहीं ना कहीं मेहनती तो बहुत होती हैं, काम करती हैं, वो घर का भी काम संभालती हैं, बाहर का भी काम संभालती हैं। आप जितनी भी ग्रामीण महिलाओं को देखिएगा वो बाहर का भी काम संभालती हैं, खेती हो जाए या और भी कोई बाहर का काम हो जिसमें कितना बुनाई सिलाई सब कुछ करती हैं। वो बहुत मेहनती होती हैं ग्रामीण महिलाएं, लेकिन वो शिक्षित नहीं होती हैं। इसीलिए शिक्षा के अभाव में वो कहीं ना कहीं अपना खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पाती है। आपकी समिति के जरिए कुछ हो रहा है? हमारी समिति के जरिए हमने 2-3 प्रपोजल आगे रखे हुए हैं कुछ संस्थानों में। उन मतलब उन प्रपोजल के जरिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ग्रामीण महिलाओं को एजुकेट करें, क्योंकि मेरा शुरू से यही ध्येय रहा है कि मैं महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करूं। एक एजुकेटेड महिला किसी भी एजुकेटेड पुरुष से ज्यादा प्रभावशाली होती है। इसीलिए मैं मानती हूँ
कि सभी महिलाओं को एजुकेटेड होना चाहिए और एजुकेशन भी सही होनी चाहिए। अभी आप देखिएगा कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां या महिलाएं हैं जो एजुकेशन के नाम पे फैशन की बात करती हैं, अपने आप को स्मार्ट बोलती हैं और रील्स और सोशल मीडिया पे रहती हैं। उनको एजुकेशन का रियल शिक्षा भी मतलब सही दिशा में हो तो ही उनको कारगर है, बिल्कुल अदरवाइज तो वो आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं नर्क में लेके चला जाएगा, मैं बिल्कुल गट की ओर ले। यही कहना चाह रही हूँ। अभी की जो एजुकेटेड महिलाएं हैं, सो कॉल्ड एजुकेटेड महिलाएं, वो क्या करती हैं, एजुकेशन के नाम पे सिर्फ फैशन और एजुकेशन के नाम पे स्मार्टनेस दिखाती हैं, लेकिन रियल एजुकेशन उनके अंदर नहीं है। ना वो लोगों का आदर करना जानती हैं और छोटे कपड़े पहनना, संस्कारों से विहीन होना, ये एजुकेशन नहीं है। ज्ञान तो आपको कभी भी संस्कार विहीन बनाता ही नहीं, बिल्कुल ज्ञान तो आपको बिल्कुल और विनम्र बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञान की वजह से आप रिश्ते जोड़ते हैं ना कि तोड़ते हैं। बिल्कुल सही बात। पर आज तो ज्ञान के नाम पे जो फुहरता हो रही है वो आप बिल्कुल ज्ञान के नाम पे या एजुकेशन के नाम पे लड़कियां कह रही हैं कि घर का काम नहीं करेंगी, हम बहुत एजुकेटेड हैं, हम रील्स बनाते हैं, हम बहुत फैशनेबल हैं, सारा दिन जाकर के पार्लर में बैठी हुई हैं। तो मुझे लगता है ये ज्ञान नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर उन संस्कारों की कमी है जो कि बहुत पहले ही आपको मिल जाने चाहिए थे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, पहले भी बात की है मैंने, हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी फॉल्ट है। शिक्षित और साक्षर होने में यही फर्क है ना। ये सारे लोग सिर्फ साक्षर हो गए हैं, अक्षर का ज्ञान है, हाँ साक्षर अक्षर का ज्ञान है, अक्षर का ज्ञान है, पर ये शिक्षित नहीं है, क्योंकि अगर शिक्षित नहीं शिक्षित होते तो इस दिशा में तो कम से कम कभी नहीं जाते। चलिए क्योंकि हमारा इंटरव्यू वाकई थोड़ा लंबा हो रहा है, लास्ट में एक दो क्वेश्चंस लेंगे। अगर आप महिलाओं को कोई संदेश देना चाहती हैं हमारे माध्यम से तो क्या संदेश देंगी, क्योंकि बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट आपने बहुत सारे पहलुओं को देखा है, उनको बहुत जगह पर आप भावुक भी हुई होंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि अब जब हम अपनी महिलाओं, समाज की महिलाओं को कहीं भी थोड़ा कमतर देखते हैं तो हमारा मन भावुक हो जाता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए क्या सजेस्ट करना चाहेंगी आप महिलाओं को? मैं देखिए शिल्पा, मैं महिलाओं को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में एक गोल सेट करना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे जीवन में एक गोल नहीं होता, जब तक हमारे जीवन में एक लक्ष्य नहीं होता, हमारा जीवन दिशा विहीन हो जाता है। लक्ष्य हमें जीवन में एक दिशा देता है। हर एक महिला के पास एक दिशा होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि उसको अपने जीवन से क्या चाहिए। जीवन का मतलब शादी करना, बच्चे करना ही नहीं होता। बच्चे करना, शादी करना जीवन का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन जीवन का पूरा मकसद ही ये नहीं है कि आप किचन में ही रहिए, खाना बनाइए, बच्चों की देखभाल करिए। ये आपके जीवन का हिस्सा जरूर हो सकता है, पर आपके जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। हर एक महिला को अपने जीवन का लक्ष्य तय करना चाहिए, चाहे वो समाज के हित के लिए हो, वो एजुकेट होकर के किसी अच्छे जगह पर बैठकर समाज का भला कर सके तो वो करे, लेकिन हमेशा अपने आप को इंडिपेंडेंट रखे, अपने जीवन का एक लक्ष्य रखे और समाज के लिए कुछ बेहतर करके जाइए कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाला समाज आपको याद करे, अच्छे शब्दों में याद करे, आपके संस्कारों की वैल्यू करे और आपकी जय जयकार करे। इस मकसद को लेकर के अगर आप आगे बढ़ रही हैं तो आपका जीवन सार्थक है। और इसके बीच में आने वाली जो भी चुनौतियां हैं उसका आप पूरी हिम्मत से सामना कीजिए और हमेशा सकारात्मक पहलुओं को देखिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहेंगी, जब आप सकारात्मक पहलुओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी तो जीवन भी आपको सकारात्मक चीजें ही देगा। यही संदेश देना चाहिए युवाओं के, क्योंकि आप एक शिक्षिका भी हैं, तो इससे मैं आपके थ्रू अगर कोई मैसेज स्टूडेंट्स को जाता है, क्योंकि आज के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत जल्दी असफल थोड़े भी होते हैं तो निराश हो जाते हैं और बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं, तो ऐसे में आपके थ्रू अगर कोई मैसेज जाएगा तो शायद वो ज्यादा वो लोग रिलेट कर पाए। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि असफलताओं से हारे नहीं, और जिस तरीके से आप हमेशा पॉजिटिविटी की बात करती हैं तो एक पॉजिटिव संदेश। मैं युवाओं को ये कहना चाहूंगी कि आप लोग फेक डोपामिन से बचिए। फेक डोपामिन आजकल हमारे लाइफ में हर जगह पे मिल रहा है। जैसे आप सोशल मीडिया की रील स्क्रॉल कर रहे हैं, फेक डोपामिन इनटेक करते हैं, बहुत सारी जगहों पे हमें फेक डोपामिन मिलता है। उस फेक डोपामिन से बचिए, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। आजकल लोग स्मार्ट वर्क की बात करते हैं, मैं फिर भी आज हार्ड वर्क को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ जितना भी मर्जी स्मार्ट वर्क हो वो हार्ड वर्क को कम्पीट नहीं कर सकता। हार्ड वर्क के बिना संभव बिल्कुल संभव नहीं है। आपको फेक डोपामिन से बचना होगा। आप अगर ये कहेंगे कि हमने कुछ कर लिया, बहुत स्मार्टली कर लिया और हमें इतना अर्न हो गया, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो आप स्मार्ट नहीं हैं। आप समाज के बनाए हुए जाल में फंसते जा रहे हैं, ट्रैप होते जा रहे हैं, फेक डोपामिन में ट्रैप होते जा रहे हैं।
आप हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए और मेहनत से दुनिया को बदलिए। असफलता सिर्फ और सिर्फ एक पड़ाव होता है, ये जीवन की मंजिल नहीं है। और कहीं अगर कहीं असफलता हमें बहुत कुछ सिखाती भी है, बहुत कुछ सिखाती है। वो एक सीखने का फेज हो सकता है। सफलता कई बार ऐसा होता है कि इसके बाद लगता है अब और क्या, अब और क्या, डोपामिन क्रिएट करता है। लेकिन जो रास्ता होता है, जो स्ट्रगल होती है, वो हमेशा आपको सेरोटोनिन देती है, आपको बताती है कि आप लाइवली हैं, आप जिंदा हैं, आप वेलबींग हैं। अपने वेलबींग का ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, योगा करते रहिए, फिजिकल जो लोग एक्टिविटीज। बेरोजगार है उनके लिए भी एक संदेश चाहूंगी, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे मिलते हैं और जो कहते हैं कि हमारे सिस्टम की वजह से हमारे पास काम ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिस्टम के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारी ऐसे चीजें आती हैं कि हाँ, आप ये कोर्स कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, पर वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती और सब कोई को रोजगार नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे डिमांड इतने ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो ऐसे में उनको क्या सजेस्ट? मैं उनको ये सजेस्ट जरूर करना चाहूंगी, देखिए आज मार्केट में आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है ना, वो सरकार ने क्रिएट नहीं की है, वो मनुष्य के ब्रेन ने क्रिएट। आज आप देखिएगा दिल्ली में जो ये ब्लिंकिट चलते हैं या आप देखते हैं स्विगी, जोमेटो, ये सब किसी व्यक्ति के माइंड ने क्रिएट किया और वो देखिए कितना बड़ा बिजनेस बन गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है और वो है आपका ब्रेन। इसको इस्तेमाल कीजिए, सिस्टम को कोसना छोड़ दीजिए। सिस्टम किसी के लिए कुछ नहीं करता, वो आपके लिए भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब आप कुछ बड़ा करेंगे तो सिस्टम आपको जरूर प्रोत्साहित करेगा, सिस्टम जरूर आपको आपकी पीठ थपथपाएगा कि आपने अच्छा काम किया है। आपके पास बहुत बड़ी पूंजी है और वो आपका ब्रेन है। अपने ब्रेन को यूज कीजिए और अपने हिसाब से, अपने माइंड को यूज करके अपने हिसाब से कोई नया बिजनेस कीजिए। आप जरूर सक्सेस होंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि आप अगर अपने ब्रेन को यूज करेंगे तो देश को बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था भी मिलेगी। अभी आप देखिएगा कि दिल्ली में कैरी मैन और पता नहीं कई तरह के बहुत तरह के छोटे छोटे बिजनेस खुल गए हैं, खुद के लोगों के बिजनेसेस हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बिजनेसेस करती हैं और खुद उन्होंने जनरेट किया, टिफिन सिस्टम है और कई तरह के बहुत सारे लोग काम करते हैं। कई तरह के लोग हैं जो घर से काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना कि मैं बेरोजगार हूँ, सिस्टम फॉल्टी है, ये तो सिर्फ एक बहाना है, प्रोकास्टिनेशन है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो मिलियन और ट्रिलियन बिलियन की जो आपकी पूंजी है, आपका दिमाग है, उसको यूज कीजिए और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनिए। भूल जाइए नौकरी, क्यों किसी के यहाँ नौकर बनना है, क्यों नहीं अपना ही मालिक बन के आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातें करके। न सिर्फ हमें बल्कि जिन लोगों ने आपको सुना उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला और आपने हर सवाल का बड़ी खूबसूरती से और बड़ी बेहद बेबाक अंदाज में सारे जवाब दिए, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही बहुत धन्यवाद, बहुत इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए और समाज के जो भी हमारा सामाजिक क्षेत्र है उसके लिए महिलाओं के क्षेत्र में या युवाओं के क्षेत्र में, बच्चों छात्रों के क्षेत्र में बिंदास इसी तरीके से काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बातें की, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी हाँ, तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अरविंदर कौर को, जिन्होंने बहुत सारी अहम बातें बताई, जो न सिर्फ जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, बल्कि जो समाज से जुड़े हुए हर फील्ड के लोगों को सीखने के लिए बहुत सारी बातें इन्होंने बताई, सिर्फ महिलाएं और बच्चों के लिए। इन्होंने महिलाओं को कहा कि आप चाहे कहीं भी हैं, किसी भी फील्ड में हैं, आप घर में क्यों ना हो, लेकिन अपने लिए सोचना आज से शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप अपने लिए खुद सोचेंगी तभी जो समाज है वो आपके बारे में और आपकी खुशियों के बारे में सोचना शुरू करेगा, और जब आप खुश रहेंगी तभी आप अपनी फैमिली को भी खुश रख पाएंगी। साथ ही साथ युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं को भी इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई कि फेक डिप्रेशन, जो फेक डोपामिन की बात ये कर रही थी, उनसे बचिए, डिप्रेशन में ना जाइए। अपने लिए आपके पास आपका खुद का ब्रेन है, उसको यूटिलाइज कीजिए और अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए, क्योंकि आप क्यों बनना है आपको किसी के यहाँ नौकरी करने वाला, एम्प्लॉय क्यों बनना है, एम्प्लॉयर बनिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो डॉक्टर अरविंदर कौर ने हम सभी से कही, और इनसे आज का इंटरव्यू जिसने भी सुना है वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखेगा, और ये बहुत ही प्रेरणादायक इंटरव्यू रहा। फिर मुलाकात होगी आपसे इंडिया टॉक्स विद शिल्पा के अगले एपिसोड में। फिर बात करेंगे, किसी प्रेरणादायक शख्सियत से मुलाकात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जीवन को और कैसे सक्सेसफुल और आगे बढ़ाया जा सके और जीवन से और क्या कुछ सीखा जा सकता है। तब तक के लिए जय हिंद।